हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका भूगोल की इस कक्षा में। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। आज से हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात आती है, हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि ये ब्रह्मांड है क्या? हम किसे ब्रह्मांड कह लेंगे? तो आपको बताते चलें, जितने भी दृश्य एवं अदृश्य वस्तुएं हैं, सबको हम सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड के अंतर्गत रखते हैं। या यूं कह लीजिए, जैसे हम रात के समय में देखते हैं, आसमान में हमको विभिन्न प्रकार के तारे नजर आते हैं, ग्रह नक्षत्र आते हैं, ग्रह नक्षत्र नजर आते हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से हम क्या कह लेते हैं? सम्मिलित रूप से कह लेते हैं कि यह ब्रह्मांड है। या परिभाषा के तौर पर हम देखें, इसको ऐसे भी शब्दों में बांधा जा सकता है, जैसे जो हमने बताया उसी बात को, कि सभी ग्रह नक्षत्र, तारे, मंदाकिनी, खगोलीय पिंड या इसके अलावा जितनी अदृश्य वस्तुएं भी हैं, इनको भी सम्मिलित रूप से हम कहाँ रखते हैं? ब्रह्मांड के अंतर्गत। अदृश्य वस्तुओं की बात इसलिए की जा रही, आगे हम पढ़ने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी को, बिग बैंग सिद्धांत को। वहां से चीजों को क्लियर कर देंगे कि ये अदृश्य वस्तुएं क्या है, किन अदृश्य वस्तुओं की बात हो रही है यहाँ पर। या इसके अलावा दूसरे डेफिनेशन के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, क्या? छोटे छोटे कणों से लेकर जो विशाल काय आकाश गंगाएं हैं, मंदाकिनियां हैं, इन सबको हम सम्मिलित रूप से किसके अंतर्गत रखते हैं? ब्रह्मांड के अंतर्गत। अब जब ब्रह्मांड को हमने समझ लिया कि जो कुछ भी नजर आ रहा है ये ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में हमारी क्या स्थिति है, इस पे प्रश्न उठता है। हम चूंकि पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी की क्या स्थिति है पूरे ब्रह्मांड में, इसको सबसे पहले समझ लेना आवश्यक होता है। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विचार तो बाद में आ रहा होगा, चूंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर रहते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में तो यही आ रहा होगा, हमारे पूर्वजों के दिमाग में तो यही आ रहा होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके पीछे की भी कई कहानियां हैं। प्राचीन काल में अगर देखें, तो धार्मिक संकल्पना का बोलबाला था। अलग अलग प्रकार के धर्मों ने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके बाद तार्किक संकल्पना की शुरुआत हुई, वैज्ञानिक युग की शुरुआत हुई, और वैज्ञानिक संकल्पना भी आई। फिर उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हुई। इसके बाद आधुनिक सिद्धांत आए। देखिए, ये सारी चीजें समझना क्यों जरूरी है? हमको मूल रूप से आधुनिक सिद्धांत को ही पढ़ना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। लेकिन चूंकि एक संकल्पना जब आती है, एक जब हाइपोथेसिस आती है, तो उससे कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलता है, और उसी निष्कर्ष को लेकर हम अगले चरण की शुरुआत करते हैं। अगले चरण में जो नवीन चीजें बनती हैं, ऐसा नहीं कि वो नवीन बनने के बाद वो पुरानी वाली की वैल्यू खत्म हो जाती है। कहीं न कहीं वहां से कुछ सीख कर हमारा रिसर्च जो है, हमारा जो खोज है, हमारी संकल्पनाएं जो विकसित करनी है, जो हमको अवधारणाएं विकसित करनी है, इन सब सारी चीजों में योगदान देती हैं। हमको पढ़ना तो आधुनिक सिद्धांत है, लेकिन सबको एक थोड़ा सा रिव्यू लेते चलते हैं कि कैसे कैसे शुरुआत हुई, कौन कौन सी संकल्पनाएं आए, और इसके बाद कैसे आधुनिक सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना जाता है, वैज्ञानिक माना जाता है। इन चरणों के बारे में हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। आइए, ब्रह्मांड के बारे में समझ लिया हमने, ब्रह्मांड के डेफिनेशन को समझ लिया। आइए देखते हैं हमारी पृथ्वी की क्या स्थिति ब्रह्मांड में। यही से शुरुआत करते हैं क्लास की। चलिए, आप आसमान में रात में नजर आता होगा आपको ऐसे कि पूरा काला आसमान है ना? हालांकि यहाँ से काला तो नहीं, नीला दिखेगा, लेकिन रात में तो काला ही दिखता है। अब ये जो काला, नीला और लाल दिखने की जो प्रक्रिया है, इसके पीछे भी कुछ कारण है, वैज्ञानिक कारण है, क्यों दिखता है ऐसा, इसके बारे में भी आगे समझेंगे। आइए देखते हैं, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये तारे दिख रहे हैं, ग्रह नक्षत्र दिख रहे हैं। आप जब आसमान में रात में देखेंगे, आपको कई प्रकार के तारे भी नजर आते हैं। कुछ व्हाइट कलर के होंगे, कुछ टिमटिमा रहे होंगे, कुछ लगते होंगे कि उसका दिया बुझ गया है, ऐसा नजर आएगा। इसके पीछे का भी कारण यही होता है कि वहां पर जो उसकी एनर्जी होती है वो खत्म हो गई होती है, वो मृत तारे ही होते हैं। इन सब सारी चीजों को हम सिस्टमेटिक तरीके से आगे समझने वाले हैं। अभी हमारा मोटिव क्या है, हमें समझना है कि ब्रह्मांड में हमारी स्थिति क्या है, यानी हमारी पृथ्वी की स्थिति क्या है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसी है, इसकी कौन कौन से सिद्धांत संकल्पनाएं आई हैं, और ये तार्किक है, सर्वमान्य है, वैज्ञानिक है तो क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, इन सारी चीजों को समझने वाले हैं। आइए देखिए, ब्रह्मांड के अंतर्गत जो हमारी यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर हजारों लाखों करोड़ों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सियां यानी मंदाकिनियां हैं। इन गैलेक्सियों में हमारी अपनी एक गैलेक्सी है। चूंकि हमने कहा कि जो कुछ भी नजर आ रहा है सब ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सियां हैं, लाखों गैलेक्सियां हैं। तो उन गैलेक्सियों में, उन मंदाकिनियों में हमारी अपनी एक गैलेक्सी है, जिसका नाम क्या है? आकाश गंगा। जिसका नाम है आकाश गंगा, यानी इसे कहते हैं मिल्की वे। देखिए, मिल्की वे इसका नाम क्यों होगा, आकाश गंगा क्यों होगा? गंगा एक पवित्र नदी है। प्राचीन समय में पूर्वज ऐसे मानते थे हमारे
कि जैसे रात में आप देखेंगे ना, प्रकाश का एक पुंज नजर आएगा ना, तारों का एक समूह नजर आएगा, और ऐसा दिखता है कि जैसे धरती पर एक गंगा बह रही है, ऐसे आसमान में एक प्रकाश की गंगा बह रही है, एक तारों की गंगा बह रही है। इसीलिए उसका नाम ही रख दिया गया आकाश गंगा। ऐसी गंगा जो आकाश में, हालांकि वह रियल में गंगा नहीं है, वो रियल में गंगा नहीं है, वो एक क्लस्टर है, वो तारों का समूह है ना, तारों का समूह है, और उसका नाम ही रखा गया कि आकाश गंगा यानी मिल्की वे। अब हम मिल्की वे की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर मिल्की वे की बात करें, उस मिल्की वे में देखेंगे बहुत सारे तारों का समूह है, लाखों तारों का समूह है, और उन समूहों में देखेंगे कई सारे सौर मंडल हैं, कई सारे सौर मंडल हैं, और उस सौर मंडल में, हजारों लाखों सौर मंडल में, हमारा अपना एक सौर मंडल है जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक, जिसका मुखिया सूर्य है। और ये जो सूर्य है, इसके चारों तरफ कई सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। मूल रूप से हम 8 के अध्ययन करते हैं, अभी तक 8 ग्रहों की खोज हुई है। 8 ग्रह यहाँ पे इसका परिक्रमण कर रहे होते हैं, रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं, और उन्हीं ग्रहों में एक ग्रह हमारी पृथ्वी, उन्हीं ग्रहों में चक्कर लगाने वाली हमारी एक ग्रह है पृथ्वी। और इसी पृथ्वी के किसी कोने पर हम रहने वाले होते हैं, और इसी पृथ्वी के किसी कोने पर रहने वाले होते हैं। यहाँ पर रहकर पूरे यूनिवर्स के बारे में हम सोच रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। आई थिंक यहाँ तक बात आप सबको समझ में आई होगी। आगे बढ़ लेते हैं, इसको इमेज से समझते हैं, क्या लोकेशन है, क्या स्थिति है हमारी। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों में क्या है, रिवोल्यूशन करने वाले, उसमें हमारी एक ग्रह क्या, पृथ्वी। इसके बारे में बात हो गई, जहाँ पे हमारा निवास स्थान है, हमारी कर्मस्थली, जन्मस्थली सभी है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड को हम देखें, ये पूरा यूनिवर्स है। क्या है ये पूरा यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है इस फिगर से कि यहाँ पे तमाम आकाश गंगाओं का समूह है, विभिन्न प्रकार की गैलेक्सियां हैं। हम अपनी गैलेक्सी की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए तमाम आकाश गंगा आपको दिख रही, आकाश गंगाएं हैं। ठीक, ये आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाएं भी दो तीन आकृतियों में होती है, एक सर्पिलाकार होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है, और एक अनियमित होती है, इरेगुलर। हम इसकी बात आगे करने वाले हैं, पर यहाँ पे समझते हैं किसकी, अपनी आकाश गंगा की। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। अभी थोड़ी देर पहले में समझा क्या है, मिल्की वे। और ये जो मिल्की वे है, ये जो मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी का नाम जो मिल्की वे है, इसका आकृति कैसा है, स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार से मतलब क्या, सर्प को देखा ना, ऐसी कुंडली मारा होता है, ऐसे लपेट कैसे बैठता है, ऐसी आकृति है किसकी, हमारी अपनी गैलेक्सी की। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बस यहाँ से सिर्फ इतना जान लेते हैं, हमारी जो मिल्की वे है वो कैसी है, सर्पिलाकार। क्योंकि 3 प्रकार की आकाश गंगाएं, 3 प्रकार की गैलेक्सियां होती, हमारी जो गैलेक्सी हो सर्पिलाकार है। ठीक, चलिए, यहाँ पे हमारी गैलेक्सी जो नजर आ रही है आपको, कौन सी है, यही वाली है, ये वाली नजर आ रही है। ये क्या है, यही है मिल्की वे। अब इसी मिल्की वे में, इसी मिल्की वे में, जैसे ये मिल्की वे है ना, इसका एक थोड़ा सा एरिया हमको नजर आता है। हम धरातल से टेलीस्कोप के माध्यम से जब देखते हैं, सिर्फ उसका 4% नजर आता है। ठीक, 100% में 96% हमको दिखाई ही नहीं देता। टेलीस्कोप से देखेंगे कितना नजर आएगा, 4%। ये जो 4% नजर आ रहा है, उसी 4% में सारी कहानियां देखते हैं। यहाँ से इसकी एरिया को ले लिया, 4% में नजर आया कौन, ये वाली हमारी जो आकाश गंगा है, ये मिल्की वे है। और इस मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम है। देख रहे हैं हमारा सौरमंडल यहाँ पर दिखाया गया। अब सौरमंडल में सूर्य बीच में है, इसके चारों तरफ कई सारे पिंड चक्कर लगा रहे हैं, कुछ ग्रह हैं, ग्रह के अलावा भी कुछ पिंड, कुछ आकाशीय पिंड चक्कर लगा रहे होते हैं। हमें ग्रहों का अध्ययन करना है, हमें क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड इत्यादि का यहाँ पे समझना नहीं है। ठीक, इतना जानिए कि सारे जो ग्रह हैं, ग्रहों के अलावा भी बहुत से आकाशीय पिंड सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, कहने का मतलब रिवोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, इसी में नजर आती है हमारी पृथ्वी। आप देखेंगे हमारी पृथ्वी कहाँ पर है, ये देखिए, इसी पृथ्वी पर एक छोटी सी, अगर अंतरिक्ष में देखेंगे इसका स्थान कहाँ पर है, अगर इंसान का देखे ना, तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटी स्थिति नजर आएगी, इलेक्ट्रॉन से भी छोटी स्थिति नजर आएगी। पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पे करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, करोड़ों गैलेक्सियां हैं, उसमें से देखेंगे एक अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, इसमें भी करोड़ों तारामंडल हैं, तारों का समूह, क्लस्टर है। उसमें से भी हजारों लाखों सौर मंडल हैं, उसमें से हमारा अपना एक सौर मंडल जिसका मुखिया सूर्य।
अब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, उस ग्रह में हमारी अपनी एक ग्रह पृथ्वी है, जिसके बारे में हम अध्ययन करने चल रहे हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। देखिए, हम गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। गैलेक्सी की बात करें, अभी हमने बता ही दिया आपको गैलेक्सी क्या होती है। करोड़ों तारामंडलों का समूह होता है, और उस तारामंडलों में हमारी अपनी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे के अंदर आता है सोलर सिस्टम। बहुत सारे सोलर सिस्टम है, हम अपने सोलर सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें सन मुखिया है। सन मुखिया है। सन भी क्या है? एक तारा है। सन भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। तारा इसलिए है, ऐसे आकाशीय पिंड को हम तारा कहते हैं जिसके पास अपना खुद का उष्मा और प्रकाश होता है। तो सूर्य के पास अपना खुद का उष्मा और प्रकाश है। यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है ना, इससे जो एनर्जी निकल रही, उसी सूर्य तप से हम भी जीवित हैं। हमें भी ऊर्जा का स्रोत 99% से ज्यादा ऊर्जा का स्रोत हमें डायरेक्ट सन से ही मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पृथ्वी के बारे में हमको पढ़ना है। आइए इनकी संकल्पनाओं के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। हाँ, आकाशगंगा की बात कर रहे हैं। एक चीज और आकाशगंगा में आपको बता देते हैं। अभी हमने कहा था ना, आकाशगंगा कैसा हमारा सर्पिलाकार है ना, स्पाइरल। स्पाइरल है। अगर सर्पिलाकार है तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। चूंकि आकाशगंगा जो होती है, गैलेक्सी जो होती है मंदाकिनी, हम अपनी गैलेक्सी की बात करें जिसका नाम आकाशगंगा है। आकाशगंगा की ये 3 आर्म होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। इन भुजाओं के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। इसकी जो पहली भुजा होती है, सबसे अंदर वाली, यहाँ पे देखेंगे ना, इसको कहते हैं बल्ब। या जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये क्या है? ये इसको कहते हैं बल्ब। क्या कहते हैं? बल्ब, मतलब उभार है, ये है बल्ब। ठीक। अब जैसे जैसे अंदर जाते हैं आकाशगंगा के, बीच में आपको ब्लैक होल मिलता है, कृष्ण विवर। ठीक, उसकी बात यहाँ पे नहीं करनी। यहाँ पे जो इसकी पहली आर्म है, जो पहली भुजा है, उसका नाम होता है, उसका नाम है क्या? सजिस्टा। क्या नाम है? सजिस्टा। या इसी को कहते हैं क्या? करीना। क्या कहते हैं? करीना। थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार यह चर्चा रहती है ना कि हम आकाशगंगा की किस भुजा में, हम अपनी जो गैलेक्सी है हमारी, उसके किस भुजा में, हम बीच वाले में, उसका नाम क्या, हम उसमें चर्चा करते हैं। ये सजिस्टा है, करीना है। और इसके रंग की बात करें, आपको नजर भी आ रहा होगा, ये कैसा होता है? ये गुलाबी होता है, ये पिंक कलर का होता है। ठीक। आगे दूसरी भुजा की हम बात करें, ये होता है ओरियन आर्म्स, इसे कहते हैं ओरियन भुजा। ये है ना, ऐसे देख लेते हैं, ये क्या है? ओरियन आर्म, या इसे कहेंगे ओरियन भुजा। ओरियन भुजा। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसी भुजा में पड़ता है, यही है ना ओरियन आर्म। ओरियन आर्म यही है, इसी भुजा में पड़ता है हमारा क्या? सोलर सिस्टम। बात को समझ गए? हमारा सोलर सिस्टम किसमें पड़ता है? ओरियन आर्म में, ओरियन भुजा में पड़ता है। और इसके रंग की बात करें, कैसा नजर आ रहा? नारंगी। ठीक है। इसके बाद ये जो तीसरी भुजा आपको नजर आ रही, देख रहे हैं ये चीज, ये तीसरी भुजा जो नजर आ रही, इसका नाम होता है पर्सियन। पर्सियन आर्म, या कहते हैं पर्सियन भुजा, इसे कहते हैं पर्सियन भुजा। हमें लगता है यहाँ तक बात समझ में आई होगी, पर्सियन भुजा। अब एक मजेदार कहानी है पर्सियन भुजा की, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये जो आकाश गंगाएं होती है ना, आकाश गंगा जो होती है, यहीं पर तारों का निर्माण भी होता रहता है। तारों का निर्माण भी यहीं पर होता रहता है। लेकिन ऐसी नहीं कि यहाँ पे कहीं भी निर्माण हो जाएगा, उसके निर्माण होने के भी चरण होते हैं। उन चरणों को हम बिग बैंग सिद्धांत से धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस जगह पर होता है, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो पर्सियन भुजा है, ये जो पर्सियन भुजा है, यहीं पर तारों का निर्माण होता है, या इसे कहते हैं तारों की भ्रूणावस्था यहीं पर होती है। यहाँ पे बनती है सबसे पहले क्या? नेबुला। क्या बनती है? नेबुला। ठीक। किस आर्म में बनती, कभी कभी पूछा जाता है प्रश्न, तो आप यहाँ पे जानते रहिए किसमें? पर्सियन आर्म पर ये चीजें होती है। ठीक, यहीं से तारों का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं चीजों को समझने के लिए। देखिए, हमें बात करना है किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में बात करना सबसे पहले। देखिए, हमारे पूर्वजों के दिमाग में सबसे पहले क्या आया था? क्योंकि हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विचार आया होगा, या पृथ्वी के बाद हमें जो आकाशीय पिंड नजर आ रहे हैं उनके बारे में कुछ विचार आया होगा। अब हमारे सामने भी एक दुविधा होती है, एक एज एस्पिरेंट, एक प्रतियोगी के तौर पर,
चूंकि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने भी एक दुविधा होती है। तो हम सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ें, ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ें, या ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम पढ़ें, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम पढ़ें, या हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ें, या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, सबके अपने तरीके होते हैं पढ़ने पढ़ाने के, पर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ इसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हम यहाँ पर क्या करने वाले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, पढ़ना तो हमें मूल रूप से क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। लेकिन शुरुआत में भी एक बात हुई थी कि जो भी संकल्पनाएं आती हैं, जो भी हाइपोथेसिस आती है, या रिसर्च के द्वारा जो भी निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष का प्रयोग करके हम अगली सीढ़ी को आगे बढ़ते हैं ना, अगले कदम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो अगला कदम बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए पीछे वाली चीजों से जोड़ना थोड़ा सा आवश्यक होता है। सारी चीजों पर नहीं जाएंगे, सारी चीजों के डिटेल में नहीं जाएंगे, पर कहाँ से शुरुआत हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ने की, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें, यहाँ पे प्राचीन काल में देखेंगे, यहाँ पे धार्मिक संकल्पना का बोलबाला था। ठीक, धार्मिक संकल्पना का बोलबाला का मतलब, यहाँ के लोग जो थे, हमारे एंसेस्टर जो पूर्वज थे, चाहे किसी भी धर्म के रहे हों, वो अपने अनुसार वो ये व्याख्यायित किए करना चाहें या किए कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति ये धार्मिक कारण से। धार्मिक का मतलब समझिएगा, किसी ने कहा भगवान ने बनाया, किसी ने गॉड को कहा, किसी ने अल्लाह को कहा होगा। कहने का मतलब जिस भी मजहब के थे, जिस भी धर्म के थे, उस धर्म में एक कहानी ऐसी जरूर है पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर ये कहानी जरूर है। और इसी कहानी की वजह से, इसी कहानी की वजह से पृथ्वी को समझने के लिए दो संकल्पनाएं आई। अभी हम वैज्ञानिक और धार्मिक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा हम संकल्पना क्या बताते हैं। शुरुआत में जब पृथ्वी की उत्पत्ति के अध्ययन के बारे में बात हुई, तो सबसे पहली बात आई क्या, पृथ्वी केंद्रित, पृथ्वी केंद्रित अध्ययन। इसके बाद आया सूर्य केंद्रित। यह सूर्य केंद्रित आया कोपरनिकस के समय से। सूर्य केंद्रित किसके समय से आया, कोपरनिकस के। अभी थोड़ी देर में हम इस पर भी बात कर लेते हैं। कोपरनिकस, आप समझते हैं। पृथ्वी केंद्रित का मतलब क्या है, जब हमारे पूर्वज ये मानने लगे, धार्मिक संकल्पना, हालांकि धार्मिक संकल्पना का कोई महत्व नहीं है वैज्ञानिक युग में, यह एक क्या है, एक कथाओं के रूप में इनको छोड़ दिया जाता है। आगे जब वैज्ञानिक रूप से थोड़ा सा अध्ययन करना भी शुरू किए, यहाँ पे शुरुआती दौर में क्या माना गया कि पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी बीच में है और इसके चारों तरफ और ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा शुरुआत में माना गया। पर यह बात तो थी नहीं। कोपरनिकस के टाइम से क्या माना जाने लगा, सूर्य केंद्र में है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले और सारे ग्रह हैं। ये बात क्लियर हो गई, हमें इस पे भी बहुत ज्यादा नहीं जाना है। ठीक, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, वैज्ञानिक संकल्पना के बारे में। आधुनिक समय में वैज्ञानिक संकल्पना ही मान्य है, लेकिन इन वैज्ञानिक संकल्पनाओं की बात करें, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की या हाइपोथेसिस की बात करें, तो यहाँ पे भी कई सारी चीजें हैं। शुरुआती दौर पर यह माना गया पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। क्या माना गया, एक तारे से हुई है। इसमें भी दो सिद्धांत आते हैं, वैज्ञानिक संकल्पना में भी दो सिद्धांत आते हैं। इसको सबसे पहले माना गया एक तारे से हुई है, इसकी उत्पत्ति एक तारे से हुई है, और उस एक तारे का नाम है हमारा सूर्य। इसीलिए सूर्य को क्या कहा गया, पिता तारा। पिता तारा, पिता तारा इसलिए कहा गया, ऐसा मानना था इन लोगों का, क्या था, हाइपोथेसिस था, परिकल्पना था, ऐसा कल्पना किए, इमेजिन किए। ठीक, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो पाई चीजें, कि जो कि एस्ट्रोनॉमी के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, इसलिए वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो पाई। ठीक, हम बात को समझते हैं। सबसे पहले जो वैज्ञानिक संकल्पना की विचारधारा को देने का प्रयास किया था, दिया था किसने, कास्ते द बफर ने। कास्ते द बफर ने 1749 ईस्वी में, और ये फ्रांसीसी विद्वान थे। कास्ते द बफर ने दिया था 1749 ईस्वी में, क्या, सबसे पहले वैज्ञानिक अवधारणा देने की कोशिश किया था। इसके पहले धार्मिक का बोलबाला था, धर्म के अनुसार व्याख्या किया जा रहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक तारे से जो बात कर रहे हैं, इस वैज्ञानिक संकल्पना में इसमें दो चीजें हैं, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली है अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरी द्वैतवादी।
अद्वैत का मतलब मोनिस्टिक थ्योरी। इसी को हम अभी जो आपको कह रहे थे एक तारा, इसी क्या कहते हैं, एक तारक, एक तारक संकल्पना भी कहते हैं, एक तारक संकल्पना भी कहते हैं, यानी मोनिस्टिक थ्योरी या मोनिस्टिक हाइपोथेसिस। ठीक, थियरी कहना नहीं चाहिए, हाइपोथेसिस से परिकल्पना है। देखिए यहाँ पे मोनिस्टिक हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, यहाँ के इसके अंतर जितने भी विद्वान आए, जितने भी वैज्ञानिक थे, सबने अपने अपने अनुसार यही व्याख्या करने की कोशिश किया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वह एक तारे यानी सूर्य से हुई। इसके प्रोसीजर अलग अलग थे, अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार बताया कि इस बल के कारण हुआ, इस एक्टिविटी के कारण हुआ, लेकिन मूल में क्या रहा, उनकी उत्पत्ति सूर्य के द्वारा ही हुई। ठीक, इसलिए सूर्य को कहा जाता है क्या, पिता तारा। हम कुछ विद्वानों का नाम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, हालांकि इनकी क्या क्या थियरी थी, कैसे कैसे थी, इन सब के बारे में डिटेल में नहीं जाना हमें। हम केवल समझते हैं क्या, अद्वैतवादी संकल्पना में कुछ प्रमुख विद्वानों का नाम हमने सेलेक्ट किया है। कौन कौन है, आइए हम देख लेते हैं। पेरेंटल हाइपोथेसिस इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य को क्या माना जाता है, पिता तारा, पिता तारा, इसी से इसकी चर्चा हुई है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, शुरुआत में हमने कहा कि वैज्ञानिक संकल्पना की शुरुआत किसने किया था, कास्टेद अपोफन, फ्रांसीसी विद्वान थे 1749 में। ठीक, इनका जो सिद्धांत था उसका नाम क्या था, पुच्छल तारा परिकल्पना। इनके सिद्धांत का नाम था पुच्छल तारा परिकल्पना। कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या कास्टेद अपोफन से संबंधित है कौन, पुच्छल तारा परिकल्पना, या आप कह सकते हैं पुच्छल तारा परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, आप कहेंगे कास्टेद अपोफन ने। दूसरे विद्वान है वायव्य राशि परिकल्पना, 1755 में इमैनुअल कांट। आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे क्रमिक रूप से 1749 में एक थियरी आ गई जिसका नाम था क्या, पुच्छल तारा परिकल्पना। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आसमान में आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपके पूर्वज जरूर देखे होंगे, आपके दादा नानी नाना कोई भी होंगे, उनसे आप बात करेंगे जरूर दिखेंगे। कभी ऐसा भी तक आसमान में पुच्छल तारा नजर आ जाते हैं। ठीक, कहीं ना कहीं तो आ ही रहे होते हैं, आपके लोकेशन पे जहाँ पे आप रहे यहाँ से नजर ही आ रहा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जो पुच्छल तारा है ना, इसको लेकर इन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति पुच्छल तारे से हुई है ना, पुच्छल तारे में सूर्य आता है और सूर्य से ही हुई है, इसके बारे में इन्होंने हाइपोथेसिस दिया। इनके सिद्धांत जो दिया इन्होंने, जो परिकल्पना दिया, इसमें कुछ सुधार करके आगे इमैनुअल कांट ने अपना विचार दिया 1755 में, क्या, वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना यानी बहुत सारे धूल के कण हैं, बहुत सारा धूल था, कब, सूर्य के द्वारा किसी बल के खिंचाव से आया, जिसकी वजह से ये परिकल्पना आई, इसके बारे में इन्होंने बताया। आगे इसी को बढ़ाएंगे, देखेंगे निहारिका परिकल्पना, नेबुलर थियरी आई 1796 में। 1919 में देखेंगे क्या लाकियर ने दिया, क्या, उल्का परिकल्पना। अब आप यहाँ पे जो दो शब्द देख रहे हैं ना, निहारिका और उल्का, इसका प्रयोग आज भी प्रचलन में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में एक चयन के रूप में स्टार्ट किया किसी ने, उससे सीखा कुछ, कुछ उससे सीखा, कुछ अपनी हाइपोथेसिस बनाया, कुछ अपना रिसर्च, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, ऐसे ऐसे यहाँ तक बढ़े। लेकिन एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद या इसी समय के साथ साथ ही एक और थियरी आई, एक और परिकल्पना आई, जिसका नाम था क्या, द्वैतवादी परिकल्पना यानी डुअलिस्टिक थ्योरी। आइए डुअलिस्टिक थ्योरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डुअलिस्टिक थ्योरी यानी द्वैतवादी संकल्पना का मतलब क्या है, किसके बारे में, डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस। यहाँ जो डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस है, इस विचारधारा के अनुसार जो ग्रहों की रचना हुई है, जो ग्रहों की रचना हुई है वह एक से अधिक तारों से हुई है। अब देखिए वहां पे पृथ्वी की बात सबसे पहले हुई, अभी ग्रहों की बात होना शुरू हो गई है। ठीक है, किसकी रचना, ग्रहों की रचना। कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये माना जाने लगा पृथ्वी के अलावा और भी ग्रह हैं, और भी ग्रह हैं, और सूर्य केंद्रित अध्ययन यहाँ पे शुरू होता है। ठीक, सूर्य केंद्रित का मतलब सन को माना जाने लगा केंद्र में, सन केंद्र में है, इसके चारों तरफ और कुछ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इन ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कह सकते हैं इनडायरेक्टली सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर विचार होने लगा। इस विचार को अगर हम देखेंगे, इस विचारधारा को देखेंगे, यहाँ से क्या दिखेगा कि यहाँ पर इस विचारधारा में, इस द्वैतवादी संकल्पना में, डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस में जितने भी विद्वान थे, सब लोगों ने कहीं कहीं ये माना कि और भी जो ग्रह हैं, पृथ्वी के साथ साथ जो और भी ग्रह हैं, उनमें सूर्य के साथ साथ एक साथी तारे से इसका उत्पत्ति हुई है। एक साथी तारे का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे ये हमारा सन है,
हमारा सन है, और उन लोगों ने माना सन के अलावा एक और तारा था, रेडीमेड तारा पहले से ना, एक और तारा था। इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा बल लगा कि सूर्य से मटेरियल निकल गया, ठीक, और सूर्य से मटेरियल कुछ निकला टूटकर, ये तारा दूर जाता रहा, ये तारा दूर जाता रहा, और ये जो मटेरियल निकला, चूंकि ये दूर जाता रहा, बीच में इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ डिस्टर्बेंस ऐसा हुआ, जो मटेरियल निकला था वो बीच में ही रह गया। समयांतर में ये जो मटेरियल था, जो द्रव्य निकला था, वो ग्रहों के रूप में रूपांतरित हो गए, वो पिंडों के रूप में बन गए, और यही पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। आज के समय में देखें तो ये हास्यास्पद लगता है कि ऐसे कैसे सोच सकते हैं, लेकिन उस समय ये सैकड़ों सालों तक ये विचारधाराएं मान्य में रही। क्यों मान्य में रही? क्योंकि उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, हमें तो वही पता था। आज जो बिग बैंग थियरी हम पढ़ लें, अभी आगे जो पढ़ने वाले हैं, आधुनिक सिद्धांत को जिसको मानते हैं कि ये सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, पूर्ण वैज्ञानिक है, ये जरूरी नहीं कि आज के समय में पूर्ण वैज्ञानिक है, तो आने वाले समय में भी रहे। रिसर्च चलती रहेंगी, हो सकता है इससे सटीक कोई ऐसा सिद्धांत आपको मिल जाए जिसे इससे सटीक व्याख्या कर पाए, इससे सटीक तरीके से आपको बता पाए, इससे ज्यादा विश्वसनीय हो, तो ऐसा होता रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि आज का सिद्धांत जो है वो सिद्धांत रहेगा ही। ठीक है, चलिए, हमने बात किया कि यहाँ पे इसमें जितने भी विद्वान आए थे वो क्या मान रहे थे। उन लोगों का मानना था कि सूर्य के अलावा भी एक तारा था जिसकी वजह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। किसी ने एक तारे को माना, किसी ने सूर्य के अलावा दो तारे को भी माना है। ठीक, सूर्य के अलावा दो तारे को भी माना है। अब इसके अंतर्गत जो विद्वान आते हैं, जो वैज्ञानिक आते हैं, थोड़ी सी उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन आते हैं, प्रमुख को हमने सेलेक्ट किया, हम आपको बता देते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ग्रहाणु परिकल्पना की। ये दिया था चैम्बरलेन महोदय ने। ये जो ग्रहाणु परिकल्पना है, ये संबंधित किससे, किससे संबंधित है? ये द्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है, डुअलिस्टिक थियरी से संबंधित है, और पृथ्वी और ग्रहों की उत्पत्ति या कह सकते हैं सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। 1905 1905 में दिया था, कहीं कहीं आपको 1904 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक, ज्वारी परिकल्पना की बात करेंगे। ज्वारी परिकल्पना है दूसरा, इसको दिया था जेम्स जीन्स एवं जेफरीज ने। जेम्स जीन्स ने 1919 में दिया था। जेफरीज महोदय ने 1929 में इसमें कुछ संशोधन स्थापित किया था। किसमें? ज्वारी परिकल्पना में। थोड़ा सा बता देते हैं, ज्वारी परिकल्पना में भी इन्होंने भी ऐसे माना था दो तारा। यहाँ पर ज्वारी सिद्धांत को दिया था कि यहाँ पर इसका ज्वारी स्वरूप होता है, जो अगला तारा था वहां पे बहुत ऊंचे ज्वार उठे। ज्वार कैसे थे? ये पानी वाले ज्वार नहीं। ठीक, ये उठे कि कहने का मतलब यहाँ से कुछ मटेरियल निकला, यहाँ से कुछ मटेरियल निकला। अभी तक इसके पहले लोगों ने क्या बताया था कि सूर्य से मटेरियल निकला। इस विचारधारा ने, द्वैतवादी सिद्धांत ने इसका खंडन किया। खंडन करने के पीछे कारण क्या था कि अगर अद्वैतवादी को देखें, मोनेस्टिक थियरी को देखें, तो वहां पे एक चीज नजर आएगा, क्योंकि अगर सूर्य से ही सारे ग्रह निकले हैं तो उनकी डेंसिटी में समानता होना चाहिए, उनके एंगुलर मोमेंट में समानता होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। भाई जब सूर्य से ही निकला है, कहने का मतलब उससे सिमिलरिटी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं। इस दुविधा से बचने के लिए, इस चीज को दूर करने के लिए, जो द्वैतवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने दूसरे तारे को मान लिया। ये समस्या खत्म। कहने का मतलब ये जो दूसरा तारा है इससे निकले हैं जितने ग्रह हैं। यहाँ पे जो ज्वारी परिकल्पना की हम बात कर रहे हैं, ज्वारी परिकल्पना की ही बात कर ले रहे हैं, तो यहाँ से निकले हैं ग्रह। अब यहाँ से जब ग्रह निकलने की बात करेंगे, तब सूर्य से हम तुलना नहीं करेंगे कि भाई इसका एंगुलर मोमेंटम अलग है और जो ग्रह उनका अलग है, इनका टेम्परेचर डेंसिटी अलग है, यहाँ पे विस्कोसिटी अलग है, यहाँ पे अलग है। हम इसकी बात करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से निकले नहीं है, दूसरे परिवार के, ऐसा मान लिया जाएगा। प्रश्न तो ये भी उठता है, अगर दूसरी जगह से हैं तो सूर्य का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? ये सारी दुविधाएं बनी रही, आगे जाके उनका निराकरण धीरे धीरे हुआ। चलिए, अगला जो है संकल्पना है, वो नोवा तारा है, जिसको दिया था होयल एवं लिटिलटन ने। होयल एवं लिटिलटन ने, नाम याद रखना, सन याद रखना है, 1939 में। और लास्ट में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का, अंतर तारक धूर परिकल्पना। ऑटो स्मिड ने दिया था, ऑटो स्मिड ने 1943 में। इसके अलावा सेफ्रेट, एसी बनर्जी, ऐसे तमाम विद्वान थे जिन्होंने द्वैतवादी संकल्पना में ये जो सिद्धांत है इसमें कुछ संशोधन करके, कुछ चीजें ऐड करके, कुछ और नई विचारधारा को जोड़ के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किए। हम सबका नाम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हमारे बताने का मोटिव सिर्फ यही है। यहाँ पे एक चैन की बात आपको जानना है कि शुरुआत कहाँ से हुई, पृथ्वी के अध्ययन से लेके
पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे से लेकर हमको यूनिवर्स तक पहुंचना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ से विचार आया और क्या है उसका सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत है, एक जनरल आइडिया हमको लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद बात आती है किसकी, इसके बाद बात आती है आधुनिक सिद्धांत की, है ना, आधुनिक सिद्धांत की, मॉडर्न थियरी की। देखिए, समय के साथ साथ विद्वानों की रुचि बढ़ती गई और अब वैज्ञानिक ग्रह और सौरमंडल के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में समस्या को सुलझाने में लग गए। अभी तक क्या हुआ था, पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात, फिर और ग्रहों की, साथ साथ सौरमंडल की बात हुई। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखेंगे, अब वैज्ञानिकों के मन में, विद्वानों के मन में यह है कि हमें ग्रह की ही नहीं, सौरमंडल की नहीं, अपनी पृथ्वी की ही नहीं, अगर हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान लें, अगर हमको यूनिवर्स के बारे में पता लग जाए कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी ब्रह्मांड में तो हमारी आकाश गंगा भी है, इसी आकाश गंगा में तो हमारा सौरमंडल भी है, और इसी सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है, सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यूनिवर्स के उत्पत्ति के बारे में, यूनिवर्स से संबंधित जो विचारधारा है, ये कैसे उत्पन्न हुआ यूनिवर्स, अगर ये चीज हमको ढंग से पता लग जाए तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आसानी से चीजों को समझ जाएंगे। आई थिंक बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। आइए थोड़ा सा और इस पे आगे बढ़ते हैं। इस समस्याओं को सुलझाने के लिए, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आपका बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक, और भी इसके अलावा 3 सिद्धांत हैं, आइए उन पर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, हल्का हल्का। वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित 4 सिद्धांत प्रचलित हैं, अभी हम नाम बता रहे हैं कौन कौन से, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत सर्वमान्य है एवं पूर्ण वैज्ञानिक है। शुरुआत में ही हमने बताया था यह पूर्ण वैज्ञानिक है, अब तक की विचारधारा के अनुसार यह पूर्ण वैज्ञानिक है, लेकिन अब तक है तो अब तक तो मानेंगे। जैसे पिछली जो विचारधाराएं आई थी, क्या वो वैज्ञानिक नहीं थी, वो वैज्ञानिक आधार पे ही मानेगी, कहाँ धार्मिक की तुलना में। ठीक, फिर द्वैतवादी को देखेंगे अद्वैत की तुलना में, है ना। तो कहने का मतलब ये श्रृंखला के रूप में ये चीजें चलती रहती, आगे कुछ और नई चीज आएगी तो उसकी बात होगी। ठीक, यहाँ पे 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे इस पे बात करते हैं। 4 सिद्धांतों में हम देखेंगे, सबसे पहला सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसके प्रतिपादक रहे जॉर्ज लेमेंटर, 1894 से 96, जॉर्ज लेमेंटर। और इसी सिद्धांत में कई बार संशोधन भी हुआ, इसी में एक संशोधन करता रहे हैं वेगनर। वेगनर वेगनर महोदय ने 1967 में इसमें संशोधन प्रस्तावित किया था। ठीक, इसमें संशोधन प्रस्तावित किया था। ये जो बिग बैंग सिद्धांत है, इसमें एक जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का भी समर्थन इसको प्राप्त है, स्टीफन हॉकिंस का भी समर्थन इसको प्राप्त है। क्यों प्राप्त है, ये आगे जब हम तारों के बारे में पढ़ेंगे, तारों की आयु के बारे में पढ़ेंगे, या तारों का बनना और खत्म होना, इस सब सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसमें चर्चा कर लेंगे उसके बारे में। ठीक है, जब डॉपलर प्रभाव को पढ़ेंगे तब भी हम उसको चर्चा कर लेंगे। ठीक, अभी यही देखते हैं कि सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटर। दूसरा सिद्धांत है स्फीति सिद्धांत, इसको दिया था अलन गुथ ने 1980 में, 1980 में। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्फीति सिद्धांत है इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस जो बिग बैंग सिद्धांत था उसमें एक छोटा सा संशोधन इन्होंने किया था। कौन सा संशोधन था, अभी हम आगे जब डिस्क्रिप्शन करेंगे तो उसमें समझ लेंगे। अगला है महत्वपूर्ण सिद्धांत है कौन, सतत सृष्टि सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी, इसको दिया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने। कौन सा, स्टेडी स्टेट थ्योरी, किसने दिया था, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी। ठीक, अगले सिद्धांत की हम बात करते हैं। अगला सिद्धांत आपका दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, जिसका दिया था डॉक्टर एलन संडेजा ने। ठीक, ये 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, आइए बारी बारी से इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं, एकदम बेसिक समझते हैं, बहुत डीप में नहीं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे महाविस्फोट सिद्धांत की। महाविस्फोट नाम से स्पष्ट है क्या, महा और विस्फोट, कहने का मतलब क्या है
ये एक ऐसे विस्फोट की चर्चा हम कर रहे हैं जो महाशब्द लग गया ना, बहुत विशालकाय स्थिति में, ठीक, बहुत विशालकाय स्थिति में रहा। कैसे हमारा यूनिवर्स बना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और अविश्वसनीय भी, इनक्रेडिबल भी, विश्वास भी नहीं होता कभी कभी, और कभी कभी लगता है कि आपको मानने के पास कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक। क्योंकि इसको जो संकल्पना है यहाँ पे, ये हाइपोथेसिस नहीं है, बल्कि क्या है, ये प्रूव किया गया साइंटिफिकली कि ऐसे ही हुआ है। वहां पे क्या थी, वो कोई कल्पनाएं थी, यहाँ पे कल्पनाएं नहीं है, यह साइंटिफिकली प्रूव चीजें, ठीक। महाविश्व सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी चीजें समझते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांतों में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत थे कौन, बिग बैंग सिद्धांत, ठीक। इसके प्रतिपादक बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री, जिसका एस्ट्रोनॉमर थे जॉर्ज लेमेंटर। इन्होंने दिया था कब, 1894 से 96 में, ठीक। ये बात हो चुकी है। बिग बैंग सिद्धांत कैसे, बिग बैंग प्रस्फोट कैसे हुआ, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है एक सिंगुलरिटी, इससे पहले भी हम आपको एक चीज और दिखा देते हैं, फिर बात करते हैं उस पर, ठीक। बिग बैंग सिद्धांत की हम बात करें, बिग बैंग हुआ कैसे, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिग बैंग जो सिद्धांत हुआ आज से माना जाता है कब, 15 अरब पूर्व, 15 अरब पहले यह सिद्धांत, यह घटना घटित हुई। बिग बैंग की घटना 15 अरब पूर्व घटित हुई, कहने का मतलब बहुत एक लंबा समय था, उस समय घटित हुई। क्रमिक रूप से आज की स्थिति में जो है, आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, वो फैल रहा है। इसके कौन कौन से प्रयोग है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में क्या हुआ था, यहाँ पर एक पॉइंट पर जितना भी आज का यूनिवर्स है, आज का ब्रह्मांड है, सब एक बिंदु पर केंद्रित था। जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही एक बिंदु पर केंद्रित था, और वो बिंदु कैसा था, एक मटर के दाने जैसा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना फर्स्ट स्टेज में, वो मटर के दाने जैसा था। अब इसके विस्फोट को पढ़ने से पहले हम एक बात और आपको बता देते हैं। ये जो बिग बैंग की घटना हुई, यहीं से हम समझते हैं किसको, टाइम को। टाइम का मतलब समय को, स्पेस को, अंतरिक्ष या स्थान, है ना, टाइम स्पेस और मैटर, यानी द्रव्य। टाइम स्पेस और मैटर की शुरुआत बिग बैंग घटना के साथ होती है। टाइम स्पेस और मैटर की शुरुआत बिग बैंग घटना के साथ होती है। आइए इस बात को समझते हैं। मटर के दाने के बराबर स्थिति में पूरा ब्रह्मांड आज का सीमित था। उस पॉइंट को अगर हम देखें, उसकी जो डेंसिटी थी, जो घनत्व था, उसकी जो डेंसिटी थी, और जो यानी घनत्व, इसका घनत्व, और इसकी एनर्जी की बात कर लें, इसकी एनर्जी की बात कर लें, इसकी ऊर्जा की बात कर लें, इसके घनत्व की बात करें, वो क्या था, अनंत था, अनंत था। और उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा था। क्या था, डेंसिटी के अलावा प्रेशर, प्रेशर बहुत ज्यादा था। कहने का मतलब अनंत घनत्व और दाब था। एक मटर के दाने के बराबर स्पेस में, एक मटर के दाने के बराबर रूप में पूरा आज का ब्रह्मांड सीमित था, ठीक। पता नहीं क्या हुआ, क्या घटना हुई, एकाएक उसमें एक महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ, उसमें महाविस्फोट हुआ। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस चीज को, यही है, यही सिंगल पॉइंट है जहां पर महाविस्फोट हुआ। जब महाविस्फोट हुआ, इस पे बहुत भयानक विस्फोट हुआ, और अल्प समय में, सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे, अल्प समय में ही यह स्थलाकृति जो मटर के दाने के समान थी, वो बढ़कर कितनी हो गई, एक वॉलीबॉल जैसा। सेकंड स्टेज में कैसा हो गई, एक वॉलीबॉल जैसा। वॉलीबॉल तो जान ही रहे आप, ठीक। थोड़ी ही समय में, थोड़ा ही समय बीता था, उस समय पर क्या हुआ, थोड़े ही समय में आप देखेंगे ये जो वॉलीबॉल जैसी स्थलाकृति थी, एक फायर बॉल के रूप में बदल गई। किसमें, फायर बॉल के रूप में बदल गई। कहने का मतलब आग का एक विशाल पिंड के रूप में बदल गया, एक विशाल पिंड के रूप में बदल गया। अब देखिए ये सेकंडों में चीजें हो रही हैं, कब हो रही हैं, ये सेकंडों में चीजें हो रही हैं। कब यहाँ पे क्या हो गया, यह फायर बॉल के रूप में बदल गया। अब जब फायर बॉल के रूप में बदला, आग के एक विशाल पिंड के रूप में बदला, तो ये आग आया कहां से होगा, चूंकि यहाँ पर ये जो पिंड था, ये जो प्रस्फोट हुआ, इसका विस्फोट हुआ, इसी को कहा गया क्या, ये बिग बैंग हुआ।
बिग बैंग मतलब महाविस्फोट हुआ किसका, उस मटर के दाने जैसी स्थलाकृति की, जिसमें आज के ब्रह्मांड की संपूर्ण चीजें उसमें समाहित थी, एक छोटे से पॉइंट पर समाहित थी। इसका विस्फोट हुआ एक ही सेकंड के अल्पांश में, क्या ये वॉलीबॉल जैसा हो गया, फिर सेकंड में ही क्या एक बड़ा फायरबॉल जैसा बन गया, अग्नि के पिंड के रूप में बन गया। ठीक, अब जब अग्नि के पिंड के रूप में बन गया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ किसका, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो का। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम पहले पॉइंट की बात, तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, तीसरे स्टेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बिग बैंग सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। इसके स्टेज को थोड़ा सा समझते हैं कि जो वैज्ञानिकों ने बताया है, पहले पर यह हुआ, दूसरे पर, तीसरे पर क्या हुआ, फायरबॉल जैसा बना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो ये क्या है, ये तो स्वतंत्र रहते नहीं चाहते हैं ना, ये क्या स्वतंत्र रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा ऊर्जा थी, इतनी ज्यादा एनर्जी थी, इसका तापमान इतना ज्यादा था, ये विचरण कर रहे थे, ये और ज्यादा ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा चीजों को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। समय बीतने के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ 1 मिनट के अंतराल में, 1 मिनट पर यह एक बृहद, एक विशाल, या 1 मिनट की स्थिति में एक विशाल ताप नाभिकीय रिएक्टर थर्मोन्यूक्लियर की तरह यह होगा, क्या बृहद ताप नाभिकी की तरह हो गया। कितने समय की बात है, ये देखिए सेकंड में हो रहा है, सब चीजें सेकंड के अल्पांश में सेकंड में हो रहा है, लेकिन 1 मिनट पर क्या हो गया, ये एक बहुत विशाल ताप नाभिकी के रूप में बन गया, क्या थर्मोन्यूक्लियर के रूप में बन गया। अब बात समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ताप नाभिकी में क्या होता है ये हमको पता है, ताप नाभिकी में क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन होता है, अभिक्रियाएं होती है, ढेर सारी ऊर्जा निकलती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का खेल होता है, ढेर सारी ऊर्जा निकलती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है ही, पहले से इलेक्ट्रॉन है, पहले से प्रोटॉन है, पहले से न्यूट्रॉन है, और एक न्यूट्रिनो है, ये तो और ज्यादा एक्टिव है, ये एक्टिव इतना है, इस पर रिसर्च चल रही है चीजें, अभी रिसर्च हो रही है, ये इतना है कि एक कांच की बहुत मोटी दीवार हो, उसको हल्का सा उस पर टच कर दिया जाए तब भी वो क्रैश कर जाएगी, न्यूट्रिनो इतनी खतरनाक होती है। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, जब थर्मोन्यूक्लियर जैसा बना, तो वहां पर यहाँ तक आते आते इसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया था, 4000 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। और ऐसी कंडीशन में जब तापमान में कुछ कमी आई, तापमान में कुछ गिरावट हुई, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो थे, ये चाहते हैं ग्रुप में रहना, ये रिएक्ट करना चाहते हैं, ये जुड़ के चीजों को बनाना चाहते हैं, एटम को बनाना चाहते हैं। तो यही हुआ। इसके बाद वाली कड़ी में क्या होता है, इसके बाद वाली कड़ी में क्या होता है, यहाँ पे आकाश गंगाओं का सृजन होता है, यहाँ पे तारे बनते हैं, इसके बाद वाली स्टेज में क्या बनता है, एटम फार्म होता है, स्टार बनता है, स्टार के साथ साथ क्या कह सकते हैं हम, गैलेक्सियां बनता है, यहाँ पे गैलेक्सी फॉर्म, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक, देखिए पहले स्टेज में क्या हुआ, ब्लास्ट, दूसरे में क्या बना, वॉलीबॉल जैसा, इसके बाद फायरवॉल जैसा बना, इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो की उत्पत्ति हुई, क्योंकि यहाँ पे तापमान ज्यादा था, ऊर्जा ज्यादा थी, ये फैल रहे थे और भी ज्यादा। धीरे धीरे क्या हुआ, 1 मिनट के अंतराल पर क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन ऐसी बनी, टेम्परेचर कुछ कूल डाउन हुआ, कूल डाउन हुआ, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे फार्मेशन शुरू हुआ किसका, एटम का, फार्मेशन शुरू हुआ किसका, स्टार का, फार्मेशन शुरू हुआ गैलेक्सीज का। देखिए जब स्टार का फॉर्मेशन हुआ, सब क्लस्टर में रहना चाहते हैं, कोई सिंगल नहीं रहना चाहते, क्लस्टर में यानी ग्रुप में रहना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, स्टार भी ग्रुप में रहना चाहेंगे, और ए भी ग्रुप बनाकर क्या बनने लगा, गैलेक्सी, इसके बाद के स्टेज में गैलेक्सी बना लगा। अब यहाँ पे चीजों को आपको एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहाँ पे छोटे से शुरुआत चीजें बढ़ती जा रही है ना, फिर आगे जब बढ़ेंगे, यहाँ पे गैलेक्सियों का भी समूह मिलेगा, गैलेक्सियों का भी समूह ऐसे बनना शुरू होगा। ठीक, ऐसे गैलेक्सियों का भी समूह बनना शुरू होगा। अब यहाँ से एक चीज आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, देख रहे हैं ब्रह्मांड लगातार फैल रहा, यहाँ से तो नजर आ रहा, आगे इस पे और कई सारे शोध हुए, कई सारे रिसर्च हुई, इससे पता लगा ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। आज भी का मतलब क्या है, जैसे हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी से चंद्रमा की एक नियमित दूरी है, एक निश्चित दूरी है, लेकिन यह दूरी हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। सूर्य से पृथ्वी की एक दूरी है, सूर्य पृथ्वी से दूर जा रहा है,
कहने का मतलब ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड हैं एक दूसरे के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा तो बंधे हैं, लेकिन इनमें फैलाव भी धीरे धीरे हो रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से प्रूव करने की कोशिश किया। इन पर भी थोड़ा सा विचार करना आवश्यक होता है। ठीक, आइए पीछे थोड़ा सा ले चलते हैं, जहां से हमने शुरुआत किया था बिग बैंग की। उसके बारे में जो डेटा है थोड़ा सा बताते चलते हैं आपको। यहाँ पे ये फिगर आपको दिख रहा होगा। इस फिगर से क्या क्लियरिटी है यहाँ से समझते हैं। इस जगह पर बिग बैंग हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं फायरवॉल एकदम आग जैसा आपको नजर आ रहा है, सारी चीजें ये बढ़ रहा है। धीरे धीरे देख रहे हैं ये ब्रह्मांड एक्सपेंड होता चला जा रहा है। यहाँ पे तारों का, गैलेक्सियों का फॉर्मेशन शुरू हुआ है ना। फॉर्मेशन शुरू हुआ, इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे गैलेक्सियां बनी है, यहाँ पे गैलेक्सियां हैं। ये देखिए धीरे धीरे फैलती जा रही हैं। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है। ठीक, आज भी फैलता जा रहा है। और ये घटना क्या कहलाती है, ये बिग बैंग से शुरू हुई है। ये बिग बैंग से शुरू हुई है और इसका अंत जो है वो होगा बिग क्रंच। बिग क्रंच, क्रंच का मतलब क्या है, बिग क्रंच का मतलब क्या है, ये घटना जैसे घटी है, एक बार ये चीजें फैल रही हैं, एक समय जरूर आएगा, एक समय जरूर आएगा, ऊर्जा खत्म होगी तो धीरे धीरे ये सिमटेंगी। सिमट कर क्या, फिर वह उसी एक पॉइंट पर जो मटर के दाने पर था उस जगह पर पहुंचेगी। ठीक, करोड़ों साल अरबों साल लग सकते हैं इसके लिए। इसके लिए और भी सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और इसके स्टेजेस के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये घटना कब घटी थी, 15 अरब साल पहले। ठीक, अत्यधिक सूक्ष्म आयतन, अत्यधिक ताप एवं दाब से युक्त पिंड मटर के दाने, जिसके बारे में हमने चर्चा कर लिया कि आयतन तो बहुत छोटा था उसका, लेकिन उसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा का मतलब क्या था, यहाँ पे अनंत था। उसको आप मेजर ही नहीं कर सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर रहा होगा, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद एक ही सेकंड में इतनी बड़ी स्थलाकृति बनी, एक मिनट में क्या हो गया और कुछ ही समय बाद क्या घटनाएं घट गई। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अचानक जब विस्फोट हुआ, इसके पदार्थों के बिखराव के कारण एक काला पदार्थ बना, डार्क मैटर। ये डार्क मैटर क्या है, ये आज भी रहस्य का विषय बना हुआ। अब पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि जब अंतरिक्ष में हम देखते हैं तो काला नजर आता है। वायुमंडल के बाहर जब हम अंतरिक्ष को देखते हैं काला नजर आता है, और कहा जाता है कि ये प्रकीर्णन वहां पर नहीं होता, लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता, लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता, सूर्य के प्रकाश का बिखराव नहीं होता। इसके कारण ऐसा होता है। हमें यहाँ से धरती से जो आसमान नीला और लाल दिखाई देता है, लाल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, और नीला ऐसे नॉर्मल, वो क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसी बात करते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा घटना नहीं करती, तो अंतरिक्ष में क्या होगा, काला दिखाई देगा। ये काला किस पदार्थ का बना है, ये आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है, और ये इसकी गलती आज भी सुलझ नहीं पाई। अगर हम देखें, अगर हम देखें पूरा जो ब्रह्मांड है, अगर पूरा ब्रह्मांड को देखें 96% भाग इसी से बना हुआ है। 96% भाग इसी काले मैटर से बना हुआ, काले पदार्थ से बना हुआ। डार्क और डेंस चीज जो जिसका विस्फोट में जो निकला था उसी से बना हुआ। ये किस पदार्थ का बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ये भी आज रहस्य का मुद्दा है। हम धरातल से टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो इसका हमें 4% हिस्सा ही दिखता है, 4% भाग ही दिखता है। ठीक, जितना भी डार्क मैटर है उसका 4% पार्ट ही हमको दिख पाता है टेलीस्कोप के माध्यम से। मटर के दाने जैसा जो पिंड था अत्यल्प समय में वॉलीबॉल के आकार का हो गया। वॉलीबॉल थोड़ी ही देर में, थोड़ी देर का मतलब 1 सेकंड से यहाँ पे एक आग के विशाल गोले के समान हो गया, जिसका अर्धव्यास लगभग कितना था, 10 अरब मील। आप समझिएगा 10 अरब मील हो गया, कब, 1 मिनट के अंतराल में। ठीक, इतने अल्प समय में वह 10 अरब मील तक पहुंच गया। अग्निबाल बनने के कुछ ही सेकंड में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ये बने थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे विस्फोट के 1 मिनट बाद ही ब्रह्मांड और अधिक विस्तृत होकर बृहद नाभिकीय रिएक्टर में बदल गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था इसके बारे में कि यहाँ पर टेम्परेचर भी कूल डाउन हुआ, कितना 4000 डिग्री सेल्सियस तक आया। ठीक, हजारों वर्षों पश्चात इसका आकार बढ़ता गया और तापमान कुछ कम हुआ। जब तापमान कुछ कम हुआ, ऐसी कंडीशन में, 4000 डिग्री सेल्सियस तक की बात की जाती है, ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, ये ऊर्जा के कारण, अधिक तापमान के कारण, अधिक दबाव के कारण जो विचरण कर रहे थे, ऐसी कंडीशन में ये क्या हुए, ये समूह में आना शुरू किए, क्लस्टर में बनना शुरू किए। और ऐसे में यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ किसका, एटम का।
स्टार का, और जब स्टार का फॉर्मेशन हुआ फिर स्टार यानी तारों के समूह से फिर धीरे धीरे क्या बनने लगा, क्लस्टर बनने लगा उनका, और उसी को कहा गया क्या, मंदाकिनी यानी गैलेक्सी। ठीक। कुछ अरब पश्चात हाइड्रोजन और हीलियम के बादल संकुचित होकर आकाश गंगाओं का निर्माण। देखिए, आज भी एनर्जी का स्रोत जितने भी तारे हैं, कहा जाता ना तारों के पास अपना खुद का प्रकाश और उष्मा है, उसमें उनके प्रकाश और उष्मा होने के पीछे की वजह क्या है, उनका मुख्य रूप से जो ईंधन है वो हाइड्रोजन और हीलियम ही है। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल संकुचित होकर जो बन रहे थे आपके क्या, आकाशगंगा, गैलेक्सी, ये सब क्या है, यहाँ पर रिएक्शन होता रहता है और इसी से ऊर्जा निकलती है। सूर्य का भी वही फार्मूला है, कहने का मतलब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे में क्या है, ऊर्जा का वही प्रमुख स्रोत है, और ये तब तक चीजें चलती रहेंगी जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा है पर्याप्त। जिस दिन ईंधन खत्म तो सूर्य अस्तित्व भी खत्म। तारों का अंत ऐसे ही होता है जब उनके पास उपलब्ध जो हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ये जब खत्म हो जाती है तो वो मृत हो जाती है, कहने का मतलब वो प्रकाशमान नहीं रह जाती। ठीक। हम अपनी आकाशगंगा की बात करें, आकाशगंगाओं के समूह में वितरित हो गए, क्लस्टर में बन गए। अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। आकाशगंगा सॉरी, अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है, मंदाकिनी यानी मिल्की वे। ठीक। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मिल्की वे जो है हमारा जो अपना गैलेक्सी है मिल्की वे, उसकी आकृति के बारे में हमने बात किया था, वो कैसा है, स्पाइरल। गैलेक्सी जो 3 प्रकार की होती हैं, इनके आकृति के बारे में बात करें तो दीर्घवृत्ताकार भी होती हैं, दीर्घवृत्ताकार होती हैं, और एक होती है सर्पिलाकार, एक होती है सर्पिलाकार, और एक होता अनियमित, अनियमित, इसका कोई एक नियमित साइज नहीं होता है। ठीक। लेकिन अपनी की बात करें, अपने यानी मिल्की वे की हम बात करें, मिल्की वे की यानी आकाशगंगा की जब बात करें, उसकी आकृति कैसी है, सर्पिलाकार। और सर्पिलाकार जो आकृति है उसकी, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, इस आकृति का यही इसी जगह पर जो 4% का एरिया दिख रहा होता है, इसी जगह पर हमारा होता है क्या, सौरमंडल। यह है क्या, इसका बीच वाला आर्म, इस आर्म का नाम क्या था, ओरियन। क्या नाम था, ओरियन आर्म। ठीक। ओरियन भुजा पर हमारा सौरमंडल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं, बिग बैंग तो हुआ था 15 अरब वर्ष पहले। कब हुआ था, 15 अरब वर्ष पहले। और आज का जो सौरमंडल हमको दिख रहा है वह 10.5 यानी 10.5 अरब वर्ष पहले बना था। इस हिसाब से अगर हम घटाएंगे, इस हिसाब से चीजों को हम घटाएंगे तो देखेंगे जो आज का सौरमंडल है वह आज से यानी वर्तमान से 4.5 अरब वर्ष पहले, 4.5 वर्ष अरब पहले इसका निर्माण हुआ था, ये बना था। ठीक। यहाँ तक बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर हबल टेलीस्कोप के बारे में चर्चा की गई, अभी थोड़ी देर बाद हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हबल टेलीस्कोप से क्या ऑब्जर्व किया गया था, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी पहले इसके और सिद्धांतों को समझ लेते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हमको पढ़ना है, क्या, स्फीति सिद्धांत। 1980 में दिया था किसने, एलन गुथ ने, एलन गुथ महोदय ने। देखिए, स्फीति सिद्धांत की बात करें, स्फीति सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत ही है। क्या, बिग बैंग थियरी ही है। ये क्या है, ये बिग बैंग थियरी ही है। कौन सी, स्फीति सिद्धांत। बस इसमें फर्क इतना है, एक छोटा सा फर्क है। छोटा सा फर्क क्या है कि इन्होंने सिर्फ ये बताया कि ब्रह्मांड सॉरी बिग बैंग जब हुआ था उसके 1 सेकंड बाद क्या घटनाएं घटी। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि बिग बैंग सिद्धांत यानी जब बिग बैंग हुआ था इससे इसके 1 सेकंड बाद क्या घटनाएं घटी, इसी के बारे में इन्होंने अलग विचारधारा दिया था। बाकी इनकी भी जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, सारी ये बिग बैंग सिद्धांत से पूरी तरह से मेल खाती है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है। अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, सिर्फ इन्होंने इतना ही परिवर्तन इसमें बताया है। अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं, सतत सृष्टि सिद्धांत। जो महत्वपूर्ण हमको इसको पढ़ना है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बांडी ने, थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बांडी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह जो सिद्धांत है इनका, यह आइंस्टीन के प्रकाश ऊर्जा समीकरण से मेल खाता है। आइंस्टीन के प्रकाश ऊर्जा समीकरण को किससे डिनोट करते हैं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पर ई क्या है, एनर्जी है, ई क्या है, एनर्जी है, एम क्या है, मास है यानी द्रव्यमान, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टीन के अनुसार अगर कोई भी द्रव्य, कोई भी पिंड को इतनी गति प्रदान कर दी जाए, इतनी स्पीड दे दी जाए
वह प्रकाश की स्पीड के यानी प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए तो वह पिंड पिंड नहीं रहेगा बल्कि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में बदल जाएगा। इसी से संबंधित इन्होंने अपने विचारधारा दिया था, कौन सा? सतत सृष्टि सिद्धांत। किसने? थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बांडी ने। कैसे, आइए उस पर हम बात करते हैं। देखिए, बिग बैंग की घटना को इन्होंने भी स्वीकार किया है, बिग बैंग की घटना हुई है, और इसके आगे की थियरी को इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया इन्होंने। देखते हैं क्या है। यहाँ पर बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग की घटना यहाँ पर घटी थी, ठीक। यहाँ पे विस्फोट हुआ। अब विस्फोट होने के बाद, अभी जैसे हमने चर्चा किया था ना हबल टेलीस्कोप से, हबल टेलीस्कोप से हम देखते हैं ना, आज भी हमको दिखता है क्या? ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। ये एकदम सत्य है, यह हाइपोथेसिस नहीं है, बल्कि यह रियलिटी है कि ब्रह्मांड का विस्तार दिन प्रतिदिन हो रहा है, कुछ न कुछ फैल रहा है। जैसे चंद्रमा एवं सूर्य के बीच एक निश्चित दूरी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच एक निश्चित दूरी है, पर ये दूरियां जो है ना, ये निरंतर बढ़ रही है। चाहे पृथ्वी से चंद्रमा की ले लें, पृथ्वी की सूर्य के ले लें, मतलब किसी भी दो पिंडों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। ब्रह्मांड में जो भी स्थित है, इन पिंडों के बीच की दूरियां निरंतर कुछ न कुछ बढ़ रही हैं। ब्रह्मांड का विस्तार, प्रसार, फैलाव आज भी होता जा रहा है, ठीक। ये कहां तक होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी अगले सिद्धांत में। यहाँ पर देखते हैं क्या हमको समझना है कि यहाँ पर जब विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो मटेरियल निकलेगा यह आगे बढ़ेगा। विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ये चीजें आगे बढ़ेंगी। कहां तक जाएंगी? एक निश्चित सीमा तक जाएंगी, एक निश्चित सीमा तक जाएंगी। चूंकि पिंडों की ये खासियत है, जो ब्रह्मांडीय विस्तार में जो पिंड है, इनकी एक खासियत क्या है कि जैसे जैसे इनके बीच का विस्तार हो रहा है, जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, दूरी के साथ साथ इनकी चाल भी बढ़ जा रही है, यानी इनकी स्पीड भी बढ़ जा रही है। बात को समझना है। थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बांडी ने जो सतत सृष्टि का सिद्धांत दिया, वह इसी पर आधारित है। आधारित कैसे, इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब पिंड यहाँ से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो एक निश्चित सीमा तक जाएंगे। उस निश्चित सीमा का नाम हम देते हैं क्या? ब्रह्मांडीय सीमा। क्या कहते हैं? ब्रह्मांडीय सीमा। और जब ये ब्रह्मांडीय सीमा तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ब्रह्मांडीय सीमा तक पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर चूंकि पिंड जैसे दूर जा रहे हैं, ब्रह्मांडीय सीमा तक जाते जाते इनकी स्पीड बढ़ती जा रही है ना, एक समय ऐसा आ जा रहा है इस सीमा तक पहुंचने पर इनकी जो चाल है वह लाइट के चाल के बराबर हो जा रही है, वह प्रकाश के चाल के बराबर हो जा रही है। और प्रकाश की आप चाल जान रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। अब जब प्रकाश की इतनी चाल है, इतनी ज्यादा चाल है, मतलब इतनी स्पीड है, ऐसी कंडीशन में आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार अगर हम देखेंगे, जब किसी वस्तु को प्रकाश की चाल के बराबर चाल पर पहुंचा दिया जाता है, तो वह वस्तु नहीं रह जाती बल्कि वह ऊर्जा में बदल जाती है। तब ये जो पिंड है, ये जब विस्तार हो रहा है इनका, ये ब्रह्मांडीय सीमा तक पहुंच रहे हैं, पहुंचने के बाद यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी चाल क्या हो जाएगी, प्रकाश की। और जब प्रकाश की चाल को ये प्राप्त कर ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। जब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएंगे, फिर से वही प्रक्रिया, फिर से वही प्रक्रिया क्या होगा, फिर से विस्फोट होगा। विस्फोट होगा तो क्या होगा, फिर से वैसे ब्रह्मांड का विस्तार चालू हो जाएगा। कहने का मतलब ये चीजें निरंतर चलती रहती हैं। इसी चीज को कहते हैं क्या? सतत सृष्टि सिद्धांत। क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट थियरी। बात को समझ गए? आइए इसको देखते हैं कैसे लिखा गया है। कोई भी पदार्थ ब्रह्मांड के केंद्र से निकलकर आगे की ओर अग्रसर होता है और उसकी गति में, उसके स्पीड में निरंतर वृद्धि होती रहती है और एक सीमा पर वह प्रकाश की चाल को प्राप्त कर लेता है। जब प्रकाश की चाल को वह प्राप्त कर लेता है, ऐसे में क्या होता है, वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। जब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, क्या यह पदार्थ ब्रह्मांडीय सीमा पर स्थित होगा। कहने का मतलब जब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में फिर से वहां पर विस्फोट। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इसी चीज को कहा जाता है क्या? सतत सृष्टि सिद्धांत। इसी को कहते हैं क्या? सतत सृष्टि सिद्धांत। बात को शायद समझ गए होंगे। अगले सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है क्या? दोलन सिद्धांत, एलन संडेजा का। आइए इस पे विचार कर लेते हैं। दोलन सिद्धांत को दिया था डॉक्टर एलन संडेजा ने, है ना। इसमें भी वही चीजें हैं लगभग, बस थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें, समझते हैं। यहाँ पे बिग बैंग हुआ, यहाँ पर बिग बैंग हुआ। बिग बैंग होने के बाद क्या हुआ, यहाँ के जो पदार्थ थे वह आगे बढ़े। ये पदार्थ आगे बढ़े, कहां पर आएंगे, ये ब्रह्मांडीय सीमा तक जा रहे हैं, ब्रह्मांडीय सीमा तक पहुंच रहे हैं। इनके सिद्धांत के अनुसार क्या निष्कर्ष निकला कि देखिए, किसी पिंड को आगे बढ़ने के लिए, किसी पिंड को गति प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, गति प्राप्त करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए हमें,
चाहिए ऊर्जा, एनर्जी चाहिए। और ये ऊर्जा एक निश्चित मात्रा तक, एक निश्चित सीमा तक होती है। ये जो पिंड आगे बढ़ रहे हैं, ये जो मटेरियल, जो इससे निकलने वाला मटेरियल है, ये आगे बढ़ रहा है, ये कहां तक जा रहा है? ये जा रहा है आपका ब्रह्मांडी सीमा तक, ब्रह्मांडी सीमा तक। जब ये ब्रह्मांडी सीमा तक जा रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है? ब्रह्मांडी सीमा तक जाने के बाद क्या हो रहा? ऐसी कंडीशन में इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। ठीक, कहने का मतलब निरंतर इसकी ऊर्जा खत्म भी होगी, और जब इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो क्या होगा? चूंकि यहाँ पर इसके केंद्र की तरफ एक बल आरोपित हो रहा होगा, जिसको कहते हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यह क्या करेगा? यह इस जगह से फिर वापसी कर देगा केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ वापसी कर देगा। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हो रहा था बिग बैंग, बिग बैंग, बिग बैंग हुआ, इसके बाद क्या हो रहा था? ब्रह्मांड का प्रसार। यहाँ पे आप येलो लाइन को देखेंगे, यहाँ से क्या है? ये ब्रह्मांड का विस्तार दिखा रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार दिखा रहा है। ठीक, ब्रह्मांड का विस्तार दिखा रहा है। ग्रीन वाली लाइन जब देखेंगे, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ब्रह्मांड का संकुचन हो रहा है, ब्रह्मांड का संकुचन हो रहा है। इसी सिद्धांत को कहा जाता है दोलन सिद्धांत। अब दोलन नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। देखिए, चूंकि हम जानते हैं, जैसे किसी पिंड को एक यहाँ से ऐसे बांध के लटका दिया गया और यहाँ पे लाके छोड़ा गया। ठीक, यहाँ से जब छोड़ा जाएगा, यह ऐसे गति करता रहता है ना, एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगा, फिर इसका मोन पॉइंट यहीं पर है ना। यहाँ से यहाँ गया, फिर आया, फिर गया। इसको कहते हैं क्या? दोलन। यह दोलन जैसे गति करता है, ऐसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसके केंद्र से विस्तार हुआ, ब्रह्मांडी सीमा तक गया, फिर पिंड यहाँ तक आया, फिर पिंड केंद्र की ओर बढ़ रहा है। मतलब जितने भी मटेरियल वो केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी घटना को हम कहते हैं क्या? बिग क्रंच। इसी घटना को क्या कहते हैं? बिग क्रंच। और शुरुआत में ही हमने चर्चा किया था, ये जो बिग बैंग का अंत होता है वो कहाँ होगा? बिग क्रंच। आज ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा, प्रसार हो रहा, ब्रह्मांड का प्रसार ऐसे निरंतर होता रहेगा, और एक निश्चित समय बाद उसकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी। जब ऊर्जा में कमी आ जाएगी, जो फैल के गया था ब्रह्मांडी सीमा तक, वो चीजें फिर से सिकुड़ना शुरू करेंगी, फिर से सिकुड़ना शुरू करेंगी, एनर्जी फिर से इकट्ठा होगी, कहाँ तक पहुंचेगी? वो जो मटर के दाने से शुरुआत हुई थी, उसी जगह पर फिर से सारी चीजें समाहित हो जाएंगी, फिर से विस्फोट होगा। यह प्रक्रिया चलता रहेगा, फिर से विस्फोट होगा, फिर से ब्रह्मांड का विस्तार होगा। यही सिद्धांत बताता है दोलन सिद्धांत। यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? डॉक्टर एलन संडेजा ने यही घटना को दोलन सिद्धांत के नाम से बताया। तो ये सारी चीजें रही ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। हमने बेसिक बताने की कोशिश किया, एकदम आधारभूत तरीके, आसानी से बताने की कोशिश किया है। तो आई थिंक क्लास आप सबको अच्छा लगा होगा। जैसा भी है, आप क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ पर वही बातें जो अभी हमने बताया वही लिखी गई हैं। आइए थोड़ी सी इसको पढ़ के भी बता देते हैं आपको। ब्रह्मांड के केंद्र से निकलकर आगे अग्रसर होती है कोई पदार्थ, ब्रह्मांडीय सीमा तक पहुंचेगी, और इसके बाद उसके आगे जाने की शक्ति में गिरावट आ जाएगी। भाई जाहिर सी बात है, उसकी ऊर्जा में कमी, तो आगे जाने की शक्ति में गिरावट। तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पुनः केंद्र की ओर वापसी कर देती है। यह चीज क्या कहलाता? दोलन सिद्धांत। यह चीज क्या कहलाता? दोलन सिद्धांत। तो आई थिंक यहाँ तक बात आप सबको समझ में आएगी। और इस घटना को क्या कहते हैं? बिग क्रंच। ठीक, महासंकुचन क्या कह देंगे? महासंकुचन। वहां महाप्रस्फोट था, यहाँ क्या हो जाएगा? महासंकुचन। ठीक, आई थिंक बात यहाँ तक समझ में आई होगी। आज क्लास को करते हैं यहीं ऊपर। जय हिंद।